नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। आपको मालूम है कि हमारी जो जीके खजाना की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जीके खजाना की जो क्लास है वो मेरी क्लास जीके खजाना मेरी क्लास के नाम से। और यहाँ पर एक बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है कि पहले मैं जीके खजाना पढ़ाता था तो जो टॉपिक मुझे सही लगता था मैं पढ़ाता था, बट अब ये नहीं है। अब बच्चे हमें वीडियो बना के भेजते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, और जो टॉपिक बच्चे बोलते हैं, भाई इंपॉर्टेंट बच्चे ही बोलते हैं और अच्छे बच्चे वीडियो भेजते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तभी बनाता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि बच्चों को कुछ भी भेज दिया बना दूँ, ऐसा नहीं है ना, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो जो बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलते हैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। ये लड़की है जिसका नाम है दिशा शर्मा, इसका वीडियो पहले भी मेरे पास आया था और एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रही है। इसने एक टॉपिक भेजा है मेरे को, पहले सुन लेते हैं कि क्या टॉपिक है, देन उसके बाद वीडियो बनाते हैं। और एक और मिस्टेक की एक्चुअली इसका पीपीटी में मैंने ऐसा वीडियो लगाया है बट ये वीडियो टेढ़ा हो गया है, तो इसका वीडियो ऐसे चलेगा, तो उसके लिए दिशा शर्मा से माफी चाहता हूँ, बुरा मत मानना बेटा, ठीक है। चलिए तो देखते भाई कि दिशा शर्मा ने क्या बोला हुआ है। आइए दिशा शर्मा ने क्या बोला है इस वीडियो में बनाने के लिए, आइए सुन लेते हैं। सर इन एक्ट 1990 पर एक वीडियो बना दीजिए प्लीज। 1919 पर वीडियो बोला है दिशा शर्मा ने, तो बस 1919 इंपॉर्टेंट है। तो आइए 1919 पर वीडियो करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि मेरी कितनी क्लास चल रही है? 2 क्लास चल रही है मेरी जीके ट्रिक की। जीके ट्रिक की एक होती है 7:15 में सुबह, और एक होती है रात को 9 बजे। ये 2 क्लास है 9 बजे। ये 2 क्लास जीके ट्रिक की 5-5 मिनट का है, सुबह 7:15 में और रात के 9 बजे। प्लेलिस्ट है जीके ट्रिक के नाम की, उसमें लाइन से सारी वीडियोस मिल जाएंगे। 20-25 वीडियोस हो चुके हैं, लाइन से चलेगा, मंडे टू संडे होती है, कोई छुट्टी नहीं होती इसमें। और जो जीके खजाना की क्लास है जो मेरी क्लास के नाम से है, वो भी 2 क्लास होती है, शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे। ये 4 क्लास तो फिक्स है, मंडे टू संडे एवरी डे। और इस कोई टॉपिक हो, जीके का, साइंस का, करंट अफेयर्स का, अगर आप उस वीडियो चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो चाहते हैं, या टॉपिक चाहते हैं, या ट्रिक चाहते हैं, तो आप मुझे बेझिझक 7042633154 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और आप बता दीजिए, जैसे दिशा ने भेजा था वैसे आप भी भेज दीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। आपको वहां पर मैं 1 घंटे के अंदर रिप्लाई करके बता दूंगा कि भाई कब टॉपिक पर वीडियो आने वाला है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में शेयर जरूर कर दीजिए। फेसबुक में मैं संदीप कुमार शुक्ला के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम में संदेश जीके के नाम से हूँ। आप मुझे हर जगह टैग कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी क्लास 24 ऑफिशियल, वहां पर वीडियोस लिंक और पीडीएफ मिलता है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं भैया आज की क्लास। और आज हम पढ़ाने वाले हैं 1919 का जो कानून है, 1919 का जो कानून है वो पढ़ाने वाले हैं। क्लियर? 1919 कानून पढ़ाने के पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड समझते हैं इसका। देखिए कहानी क्या है कि ये समय है 1919, ये वो समय है जब हिंदुस्तान में जो आंदोलन है वो बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। हमारे जो उग्रवादी हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, या हमारे जो लिबरल्स हैं, वो लंबे समय बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ये समय है जब अंग्रेज थोड़ा डरे हुए हैं, इस कारण से अंग्रेज मजबूरी में बात मान रहे हैं हिंदुस्तानियों की। कुछ बात मानते हैं, कुछ नहीं मानते। फिर जब बात मानते हैं तब भी उनके दिमाग में यही रहता है कि भैया हिंदुस्तान को लूटना है, और जब बात नहीं मानते तो फिर तो साफ साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान को लूटना है। 1919 में क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोंटेग्यू, और एक व्यक्ति है चेम्सफोर्ड। ये 2 व्यक्ति हैं, ये एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश करते हैं, और वो रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है, और उसी आधार पर एक कानून बनाया जाता है जिसे कहते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। बट वो जो कानून बना था वो रिपोर्ट के बेस पर बनाया गया था। किस रिपोर्ट के? मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के। इस कारण से कई बार इस कानून को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने उस रिपोर्ट को बनाया था। क्लियर है? ये क्लियर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। क्या लिखा है कि भारत लॉर्ड मोंटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1970 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। बिल्कुल सरासर झूठ था, झूठ था, झूठ था और झूठ था। खत्म बात। ठीक है? ये भारत सचिव नहीं, यहाँ पर मंत्री नहीं, इसको सचिव कर लीजिएगा, सेक्रेटरी कर लीजिएगा, सचिव कर दीजिएगा। इसे मंत्री नहीं है, मंत्री को हटा लीजिए, मंत्री की जगह पे सचिव कर लेंगे। तो इंडियन सेक्रेटरी था मोंटेग्यू, लॉर्ड मोंटेग्यू। इसने 20 अगस्त 1970 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि भाई हम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हैं। उत्तरदायी शासन क्या होता है? ऐसी शासन, भाई अगर मैंने किसी सरकार को चुना तो वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी मेरे लिए होती है कि मैं जो चाहूँ वो सरकार करे, मेरे कल्याण के लिए, मेरे इंटरेस्ट के लिए काम करे। तो ये होता है उत्तरदायी शासन। अगर नहीं करेगी तो 5 साल बाद हम धक्का मार के भगा देंगे उसको, वोट ही नहीं देंगे। ये होता है उत्तरदायी शासन। उसके बाद में इसी के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ, जो कि 1921 से लागू हुआ था। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उस टाइम पे 1918 में 1918 में भारत सचिव था एडविन सैमुअल मोंटेग्यू,
और जो वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसने संवैधानिक सुधार कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए एक रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पेश किया था। और किसने किया था? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने। मॉन्टेग्यू कौन है? इंडियन सेक्रेटरी। और चेम्सफोर्ड कौन है? इंडियन वायसराय। इस कारण से इस रिपोर्ट को कई बार, इस कानून को कई बार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसके दो नाम हैं, एक तो नाम हो जाएगा 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, और एक नाम है इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्लियर है? चले। इस अधिनियम का उद्देश्य शासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। ब्रिटिश की मजबूरी थी, अगर नहीं करेंगे तो उनकी हालत खराब कर देंगे, खून पानी कर देंगे उनका हम। ये हाल था हमारे क्रांतिकारियों का। तो ब्रिटिश की मजबूरी थी कि हिंदुस्तानियों के लिए उनको कानून बनाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि भैया हम अपने जो कानून बनाते हैं इंडियंस के लिए, उसमें हम चाहते हैं कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़े, इंडियंस लोग उसमें शामिल हों। यही इसका उद्देश्य था। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रिटिश कितने भी अच्छा काम करने की कोशिश करते थे, लेकिन सच्चाई है कि उनके दिमाग में हमेशा एक ही चीज होती थी, हिंदुस्तान को लूटना है, हिंदुस्तान को लूटना है और हिंदुस्तान को लूटना है। जितने भी कानून बनेंगे सारे कानून में आपको यही चीज देखने को मिलेगी। भले यहां पर कितना अच्छा सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, कि हम चाहते हैं हिंदुस्तान में उत्तरदायी शासन हो, हम चाहते हैं कि कोई कानून बने तो उसमें इंडियन पार्टिसिपेट करे, सब झूठ है, सब झूठ है। आगे चलते हैं। अब भारत शासन अधिनियम 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आइए जानते हैं। पहला, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया। जो प्रांत थे, प्रोविंस थे, वहां पर डायरकी को लागू किया गया। ठीक है। और ये 8 प्रांत थे। 8 प्रांत कौन कौन से हैं? असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब। ये 8 जो प्रोविंस है, यहां पर डायरकी लागू कर दिया गया, द्वैत शासन को लागू कर दिया गया था। द्वैत शासन के तहत क्या किया गया था कि प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। सच्चाई है कि झूठ है। ये भले कहते थे कि हमने द्वैत शासन लागू कर दिया है प्रोविंस में, प्रांतों में, स्टेट्स में, और जो प्रांत की सरकार है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उसको हमने ज्यादा पावर दे दिया है। झूठ है। प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था। कागज में बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में, जब प्रैक्टिकली देखते थे तो कुछ भी नहीं था। कैसे? आइए देखते हैं। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। आपने कहा कि हमने प्रांतों में, प्रोविंस में द्वैत शासन ला दिया, डायरकी ला दी है, बिल्कुल। हमने प्रांत की सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया है, बिल्कुल ठीक। लेकिन यहां पर आपने क्या किया? उनके जो सब्जेक्ट्स थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है आरक्षित और एक हस्तांतरित, रिजर्व्ड और नॉन रिजर्व्ड। जो आरक्षित रिजर्व्ड है उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को आपने रखा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस पर कानून बनाने का पावर किसको दिया था आपने? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल जो था उस पर कानून बनाता था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते थे। और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होते थे, जो कम इंपॉर्टेंट होते थे, उसको दिया था किसको? आपने स्टेट गवर्नमेंट को बनाने के लिए। मतलब कुल मिलाकर ये समझो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की कंडीशन है इस टाइम पे, दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे एजुकेशन पे, हेल्थ पे काम करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट दिया गया है, बट जो जैसे होम हो गया, पुलिस हो गया, वो किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसी टाइप की कंडीशन थी। देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब प्रैक्टिकली जाएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा था? गवर्नर जनरल कर रहा था। और जो थोड़ा सा लॉलीपॉप जैसे काम थे वो किसको दिया गया था? स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी, भारतीय उच्चायुक्त, इंडियन कमिश्नरेट की नियुक्ति की गई। इसे भारतीय राजकोष से वेतन दिया जाता था। क्या करता था? कुछ नहीं करता था। कुल मिला के ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? अपने चमचों को बैठाती थी इंडिया को लुटवाने के लिए कि और अच्छे से लूटो। अच्छे से नहीं लूट पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, काम करो, एक और अधिकारी बैठाओ और अच्छे से लूटो, तरीके से लूटो। ये था। तो एक और अधिकारी बैठा दिया भारतीय उच्चायुक्त को, और लूटिए, अच्छे से लूटिए, कोई कमी न रह जाए लूटने में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में 3 भारतीय नियुक्त किए गए। इन्हें विधि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग का विभाग सौंपा गया। नाम के लिए था। ये 3 अधिकारी जो शामिल किए गए थे, 3 इंडियंस को शामिल किया गया था, ये सिर्फ नाम के लिए था। इनके पास पावर कुछ नहीं होता था, बस ये शामिल जाते थे, बेचारे बैठते थे, जाएं तो अच्छा, ना जाएं तो अच्छा। कोई कुछ बोलते थे तो उनका सुना नहीं जाता था, कोई पॉइंट देते थे सुना नहीं जाता था, क्वेश्चन करने का पावर था नहीं, मतदान करने का पावर था नहीं, तो क्या पावर? कोई मतलब नहीं। तो भले 8 गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसमें 8 मेंबर में 3 मेंबर इंडियंस थे, उसके बावजूद भी वो उनको शामिल नहीं करते, सुनते उनते नहीं थे। एक दूसरा, ये जो 3 होते थे ये भी थे इंडियन, बट कुल मिलाकर अंग्रेजी होते थे। अपने अंग्रेजों के भी बहुत चमचे थे ना इंडिया में, उन्हीं को ही शामिल कर देते थे कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ। विषयों को पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय भागों में विभाजित किया गया। जैसे आज आप देखते हैं कि जो 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में जिस तरीके से संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट होता है, उसी तरीके से 1990 के कानून में 2 सब्जेक्ट बनाए गए, यूनियन और स्टेट। ऐसे कानून
ऐसे सब्जेक्ट जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है वो यूनियन लिस्ट में थे, और ऐसे कानून या ऐसे सब्जेक्ट जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट थे वो स्टेट लिस्ट में थे। समझ गए, 7वीं अनुसूची में होता है। अब क्या किया गया कि जैसे विदेश मामला हो गया, डिफेंस हो गया, पॉलिटिकल संबंध हो गया, डाक तार, सार्वजनिक ये हो गया, ये सारे के सारे किसमें थे? केंद्रीय सूची में, यूनियन लिस्ट में शामिल थे, जैसे आज होते हैं। और ऐसे सब्जेक्ट जैसे आपका देखेंगे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, या लैंड रेवेन्यू हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सबको रखा गया था, प्रांतीय महत्व के थे, इन्हें रखा गया था किसमें? आपका स्टेट लिस्ट में। जैसे आज होता है ना 7वीं सूची में है ना, कुछ सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में, कुछ स्टेट लिस्ट में। तो आप देखोगे उस अभी तो फिर भी चीजें लॉजिकल हैं, चीजें सब में आती हैं, लेकिन 1919 कानून में आप देखोगे तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं, और जो कम इंपॉर्टेंट है उनको स्टेट लिस्ट में रखा गया था। और जो यूनियन लिस्ट में रखे गए थे उसमें मैक्सिमम पावर किसका होता था? गवर्नर जनरल वायसराय का हुआ करता था। आगे चलते हैं। केंद्र में 2 सदनी विधानसभा गठित की गई। राज्य परिषद में स्त्री सदस्यता के लिए उपयुक्त नहीं समझी गई थी। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्षों का था। जो केंद्रीय विधानसभा है, लेजिस्लेटिव है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, उसका कार्यकाल कितना था? 3 ईयर्स का था, और सिर्फ महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। वायसराय को विधायिका को संबोधित करने का अधिकार था, उसे बैठकों को आहूत करना, स्थगित करना, विधानमंडल को निरस्त करना आदि का पावर दिया गया था। देखिए वायसराय कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वायसराय अंग्रेजों का आदमी है, उसको इतना ज्यादा पावर था जैसे राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति से भी 10 गुना ज्यादा पावर दिया गया था। वो जो बैठक होती है उसको बुला सकता है, कैंसिल कर सकता है, एडजर्न कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, लंबे समय तक के लिए कैंसिल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, सारा पावर वायसराय को दिया गया था। साथ ही साथ में सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ा दिया गया। याद करो 1909 वाला जो कानून है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, उसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। बात यह नहीं है कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया, बात यह है कि वो किस उद्देश्य से दिया गया था, वो गलत था, आपका इंटेंशन गलत था। बाद में जब 1919 का कानून बनेगा, इसमें वो जो पृथक निर्वाचक मंडल को और बढ़ाकर इसमें सिखों को, एंग्लो इंडियंस को भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा 1919 के कानून में। बड़ा खतरनाक था, डेंजरस था, ये देश को विभाजन करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है। आगे बात करेंगे। केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था, गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था तथा उसकी प्रभाविता 6 महीने तक थी। गवर्नर जनरल को पावर दिया गया था ऑर्डिनेंस पास करने का। बजट पर बहस हो सकती थी, पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। हम लोग मतदान नहीं कर सकते, जो भी इंडियन शामिल थे उसमें उनके पास मतदान का कोई पावर होता नहीं था, बस देखने के लिए था। बैठे रहिए, आप सिर्फ सुनते रहिए। अगर बहस करना है तो अच्छी बात है, कर लीजिए, फिर भी आपके सवाल का जवाब मिले ना मिले कोई बात नहीं है, आप उसे वोट नहीं कर सकते हैं। इसी अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था वो इसी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून के आधार पर बनाया गया था। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 3 प्रकार के मेंबर होते थे। इलेक्टेड मेंबर जिनका चुनाव होता था, फिर नॉमिनेटेड मेंबर गवर्नमेंट वाले, और नॉमिनेटेड मेंबर नॉन गवर्नमेंट वाले। याद रखना लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जो विधान परिषद है, उसमें 3 प्रकार के मेंबर्स होते थे, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद पहली बार इसी कानून में ही वुमेन को वोटिंग राइट दिया गया था। सीमित था लेकिन दिया गया था। साथ ही साथ केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। जो सेंट्रल बजट है उसको स्टेट के बजट से अलग कर दिया गया था। और वैधानिक आयोग बनाने की बात थी कि भैया हम 10 साल में आयोग बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे। और कमाल की बात है कि 1919 में यह बात कही गई है, तो 10 साल कितना होगा? 1929 होगा। बट वो जो 10 साल बाद कमीशन बनना था उसको 3 साल पहले ही बना दिया गया। कौन सा? साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन बनाने की बात है। जो वैधानिक आयोग होगा वो हिंदुस्तान के चेक करेगा कंडीशंस को, बट इस कमीशन को 2 साल 3 साल पहले ही बनाया गया था साइमन कमीशन के नाम से। ये पूरा का पूरा जो कानून था 1919 का, ये मोटिवेटेड था, गलत इंटेंशन था, हिंदुस्तान को लूटने का एक और तरीका था, हिंदुस्तान में राज्य करने का एक तरीका था। इस कारण से ये जो कानून है बहुत लंबे समय तक लागू नहीं रह पाया। इसके ढेर सारे प्रोविजंस बहुत अच्छे तरीके से लागू नहीं किए गए। ये है आपका 1919 का पूरा कानून। इंपॉर्टेंट कानून है, याद कर लीजिएगा। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है, जीके का हो, साइंस का हो, करंट अफेयर्स का हो, ट्रिक का हो, बेझिझक आप मुझे मैसेज कीजिए 7042633154। व्हाट्सअप करके बता दीजिए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। एज सून एज पॉसिबल इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।